आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से तमाम कश्मीरियों को जो हिंदुस्तान के चुंगल में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जानें कुर्बान कर रहे हैं, उन सबको पाकिस्तान की तरफ से सलाम। आज ये सलाम सियासतदानों ने भी भेजा है, फ़ौज की क़यादत ने भी भेजा है, पाकिस्तान के अवाम ने भी भेजा है, क्योंकि आज है यौम यकजहती कश्मीर। पाकिस्तान के ऊपर कश्मीरी बहुत तकिया करते हैं। हमने ख़ुद देखना है कि अपनी हालत हमारी क्या है। अगर हमने कश्मीरियों की मदद करनी है तो हमें अपने अंदर वो तड़ और ताकत पैदा करनी होगी जो इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है, और इत्तेहाद सियासत के ज़रिए आता है। सियासत डिवाइडेड है। आज के प्रोग्राम के पैनलिस्ट का तारफ़ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक हम मामलात को तय नहीं करेंगे, कश्मीरियों की वो मदद जिसका आज हमने अदा किया है उन तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद है, उनका बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, उनका भी शुक्रिया, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये भी आपको बताते चलें कि जब कश्मीरियों की मदद की बात हम कर रहे हैं तो बराबर में हमें ये भी आवाज़ सुनाई दे रही है कि हमें नए इंतखाबात चाहिए। कल 6 पार्टियों पर मबनी एक अलायंस ने यह मुतालबा दोहराया, PTI उसके अंदर मौजूद थी। तो आपने इलेक्शन करने हैं और इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान को एक और नए फेज़ के अंदर लेके जाना है, जिसके अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं हमेशा मुतनाज़र रहे हैं। या आपने यकसुई के साथ दूसरे मामलात के साथ कश्मीर के मामले को भी निपटाना है। ये पैनल के सामने मुद्दा रखेंगे। मईशत कहाँ पे खड़ी है? मिफ्ताह इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के। उनका एक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की मईशत के बारे में, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गई है, स्टॉक मार्केट भी स्टेबल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमें उम्मीद है। तो मिफ्ताह साहब से पूछेंगे कि मामलात कहाँ पे खड़े हैं। तो स्टार्टिंग विद यू बैरिस्टर साहब, आप वाक़तन समझते हैं कि अगर नए इंतखाबात हुए तो मसाइल का हल हो जाएगा? क्योंकि आपके जो जितने मसाइल हैं वो इंतखाबात से जुड़े हुए हैं। यानी 2024 में तो इंतखाबात हुए, वहाँ से मसाइल शुरू हुए, आप एक और इंतखाब करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, इंतखाब अगर थोड़ा सा ठंडे होकर देखा जाए ना, खाली तरीके इंसाफ की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ इस निज़ाम की ज़रूरत है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का इशारा दिया, देखिए एक ये सोचे समझे जो है ना मंसूबे के तहत दिया गया, और इसकी फार रीचिंग इम्प्लिकेशन मुस्लिम वर्ल्ड पे तो है ही हैं, मगर पाकिस्तान पे भी आनी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मौजूद है जो आज हम बात कर रहे हैं। 5 जुलाई में बैठ के कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसका कॉनोटेशन किससे जुड़ता है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जिसमें नज़र किसकी है? दुनिया की इस वक्त है। अगर वो फार्मूला लीडर का दोस्त है नहीं डोनाल्ड ट्रंप, देखें इतनी आपकी गाड़ी चलती है उनके साथ। अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है, उसके अपने ग्लोबल एम्बेसडर है। देखें उन्होंने आते साथ पहला क्या काम किया? यूएसएड ख़त्म की, ठीक है, किसको हिट किया? ओवरऑल आपके भी उसमें इदारे अफेक्ट होते हैं। पंजाब में कम, लेकिन केपी में बहुत प्रोजेक्ट चल रहे थे। और इसका देखें इसकी इम्प्लीकेशन तो इससे हमारे इंतखाबात का क्या ताल्लुक है? नहीं, देखें इससे आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी ब्रीड होगी। देखें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ही है, आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फर्दर मल्टीप्लाई करेगी। अगर आप, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इंतखाबात ने तो अनसर्टेनिटी को जन्म दिया, 100% दिया। बिल्कुल। तो फिर आप एक और इंतखाब करवा के मज़ीद अनसर्टेनिटी इंतखाबात की चोरी ने जन्म दिया। देखें अभी देखें, आप एक ठंडे दिमाग से सोचें, देखें क्या ये अलायंस अपने आप में क्या एक नेचुरल अलायंस है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग की प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर ये खुद ओपनली हो के बोले, देखिए ये नहीं चल नेचुरल है जितनी आपकी और मौलाना फजल रहमान की। देखें हम तो अपोजिशन में बैठे हैं ना, अपोजिशन में तो बाय चॉइस नहीं बैठे होते आप, बाय जिस तरह डिजाइन बिठा दिया गया। पार्टी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत में नहीं है। सपोर्ट कर रही है, हुकूमत सपोर्ट में नहीं, मगर किस हद तक चलती है। बट जो आपका मानना ये है कि गैर चोरी शुदा इलेक्शंस जो है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं, उससे इंस्टेबिलिटी कम होगी। योर टेक, इलेक्शंस का मौका है पाकिस्तान में इस वक्त, कंसिडरिंग के हालात क्या है? तलत साहब, एक तो आज के दिन के हवाले से यकीनन कश्मीर के ऊपर किसी हुकूमत का नहीं, पाकिस्तान के हर मर्दोजान, बच्चे, बूढ़े, सब का एक वाहिद नारा है, एक सोच है कि कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील के लिए ज़रूरी है। और उनके साथ अक़वाम आलम ने और हिंदुस्तान की फाउंडिंग क़यादत ने जो वादा किया था कि उनके अपने हक़ खुद इरादियत का, वो उनसे पूरा किया जाए। ये सादा सा वादा है। उनकी जबर की रात बहुत तवील है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए आप अपने किसी काबिल होंगे तो किसी को सपोर्ट कर पाएँ, आपकी आवाज़ कोई सुन पाएगा। आपकी अपनी आवाज़ गले से नहीं निकल रही और किसी के लिए क्या नारा लगाएंगे? ये एक हमारी बदकिस्मती है। लेकिन उन्होंने एक तारीखी जदोजहद
की है और कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं और उनके साथ हैं। दूसरी बात, इलेक्शन तो खैर अपने मुतालबे करती है। पीटीआई तो पहले दिन से कह रही है कि ये इलेक्शन नहीं चाहिए, नया इलेक्शन करा दें। पहले इनका मुतालबा यह था कि इस गवर्नमेंट को हटाइए, हमें ले आइए, वो तो नहीं माना गया। फिर यह था कि नए इंतखाबात का देखा जाए कुछ, या ये था कि इलेक्शन के अंदर सॉरी अदालतों के अंदर जाके वहाँ से अदालतें इस गवर्नमेंट को चलता करें और हमें 47 वालों को निकाल दें, हमें ना निकाले और उनको निकालेंगे और हमारा मैंडेट हमें वापस हो जाएगा। उसका आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या कैलकुलेशन, ये क्या तरीकाकार होगा, कैसे मिल जाएगा। तो वो अदालती एक तरीकाकार ही है। अदालतें वैसे हमारे मुल्क में बड़ा बड़ा कमाल काम करती रही, शायद ऐसा भी इनकी तवक्को के खिलाफ ना होता, लेकिन वो ना हो सका। अब सवाल यह है नया इंतखाब। नया इंतखाब क्योंकि पहला इंतखाब मुतनाज़ है, तो आप मुझे बता सकेंगे पाकिस्तान में कौन सा इंतखाब मुतनाज़ नहीं था? कौन सा इंतखाब था जो दूध नहाय था, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं थे? हर दौर में लोग इसी सवाल के साथ आए कि हाँ ये एक मुश्किल मरहला है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर दौर में, हम 2008 में आए, इस वक्त इलेक्शन को बहुत मुतनाज़ा समझते थे और उससे पहले होने वाले इंतखाबात को भी। और इसी तरह अननेचुरल अलायंस मेरे सामने फरमाया तो MKM और PTI नेचुरल अलाइज थे, या आप और जो हुकूमत के अंदर थे, या आप और मौलाना या आप और जमात इस्लामी नेचुरल अलाइज थे। तो ये जो नेचुरल अलाय का लफ्ज़ है ना, ये होता ही कोई नहीं। ठीक है, नेचुरल अलाय या होते हैं नहीं होते, नेचुरल की बात है। हाँ, होते ही नहीं है। सो योर आर्गुमेंट इज व्हाट कि हमें इंतखाब के लिए इंतजार करना चाहिए? नहीं, मेरा मकसद यह है कि क्या नया इंतखाब फौरी तो अगर फ़र्ज़ करिए मुतालबा मान लिया जाए, तो क्या नया इंतखाब मसले का हल होगा या एक और नया मसला खड़ा करेगा? और आपका आंसर है? क्योंकि क्या होगा, फ़र्ज़ करें इनका मुतालबा आज हुकूमत वक्त मान लेती है कि आज बैठो जी इंतखाब कराते हैं, हम छोड़ देते हैं को आओ इलेक्शन कराते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ख़त्म करो, फिर ये कहेंगे जो कल का मुतालबा है, तो जो नहीं मैं कह रहा हूँ उससे आगे जाना पड़ेगा ना। फिर एक लंबी कतार खुलेगी, फिर होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ख़त्म करो, फिर जो होगा 26वीं तरमीम ख़त्म करो, फिर ये होगा कि जी एक कतार है पूरी। फिर ये भी होगा कि जिसने इलेक्शन की ड्यूटियां करनी है उसकी कमांड भी चेंज करें। कहाँ से? सो पहले जो काम हमने आखिर में जाके करना है, पहले वो स्टेप्स लेके, वो हम कहते हैं पहले वो करें और उसके बाद उन स्टेप्स का सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए ये कि एक अच्छे इंतखाब, एक फेयर इंतखाब के लिए आइंदा जब भी वो हो, अपने वक्त पे हो, उसके लिए तैयारी करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी वक्त नहीं है। अभी उसके लिए जो मुतालबा किसी नए पंडोरा बॉक्स को खोलेगा और मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। ज़रा नए इंतखाबात की एक आखिरी बात कि जो है ना कि ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप दुनिया में एक अजाब के तौर पे नाजिल हुआ है, उसने दुनिया के नक्शे में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करनी है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमें ट्रंप को देख के नहीं, हमें अपनी ज़रूरतों को देख के अपने फ़ैसले करने हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये नए इंतखाबात करवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों जमातें जो हैं वो इस बात के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक जमहूरी अंदाज से वोट का चुनाव जो है किसी वक्त भी हो सकता है, अनहोनी नहीं है। बरतानिया के अंदर अगर बार बार इंतखाबात हो सकते हैं, हम क्यों ना करवाएं? वैसे क्यों ना करवाएं उन आर्गूमेंट्स के अलावा जो कायरा साहब ने किए? पहली बात तो ये कि मैं भी आज के दिन की मुनासबत से कश्मीरी भाइयों से यकजहती करता हूँ। उन्होंने आग और खून की जो जंग लड़ी है तवील अरसा, उन पे उनको हम तहसीन भी करते हैं और दुआ करते हैं कि ये सियारात कम हो। बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी और मुस्लिम उम्मा और बाकी ख़ास तौर पे हम इस पोजीशन में आए कि हम उनकी हेल्प कर सकें। ना डैट के मुझे बुला के कहा जाए कि भाई वो 370 ख़त्म करने लगे हैं, आप खामोश रहें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। अब आ जाएं आप, इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। हम ये समझते हैं कि हम इलेक्शन के ज़रिए ही आए हैं। अब नए इलेक्शन होते कब हैं? या तो एक नेचुरल फ्लक्स ऑफ टाइम से होते हैं, आपका 5 साल पूर्व इलेक्शन हो गए, या मुल्क में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है किसी वजह से और हुकूमत तय करती है कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, या वो अपोजिशन मजबूर कर देती है। इसके अलावा रूटीन में शौक से इलेक्शन नहीं होते कहीं भी, ठीक है, वजह से होते। अब वजह देख लें, मैं तफसील में नहीं जाता। 13 के इलेक्शन के बाद हम हुकूमत में थे, इधर ही चौक में ऊपर खान साहब चढ़े हुए थे, इलेक्शन नहीं माना। जो अदलिया से सेटिंग थी इनकी, जिसके बेवेद हाशमी ने कहा था उसको भी एक तरफ रख जाए, ठीक गए ना। मैंने और डार साहब ने, हमने इनकी मर्ज़ी का ला बना के दिया, स्पेशल 2017 का, इनकी मर्ज़ी की हमने जज लगाए। निकला क्या अंदर से
वो जो फितना और फसाद और 126 के वो जो हल्के खुलवाने का नहीं नहीं, ये जो तो हल्के यार चारों के चारों में बाद में इलेक्शन भी हुए थे यार, क्या हुआ था? और दूसरी बात है हल्के हमने खोलने, झूठ की हद होती, हल्के तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुले हुए थे जैसे भी थे, वो हाई कोर्ट ही थी ना। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन वो भी किसी ने नहीं माने थे। हम भी कहते हैं हमारा जो RTS बिठा दिया गया था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा खाया साहब ने, देखिए मामला चलता रहता है, ये जो इलेक्शन है जैसा भी है ये रहेगा, ये चलेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अगर ये रहते ना PTI वाले, हमने तो मुखालिफ थे, हमने एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग के बाद, चार्टर्ड डेमोक्रेसी के बाद दोनों पार्टियों ने बहुत हद तक बेहतर, परफेक्ट नहीं है, बहुत बेहतर किया है। उसी कंसेंसस को तोड़ने के लिए तो सिस्टम बना था नया प्रोजेक्ट। अगर उसने सिस्टम की चूलें हिलाई हैं और अभी कोई लेकिन आपने इनको स्पेस नहीं दी माजरत के साथ। इनकी कोई इलेक्शन से मुतल्लिक डिमांड जो है पूरी नहीं करते। ट्रिब्यूनल का मामला जो है वो लटकवाते हैं, वहाँ पे आप रिटायर्ड जज लगा देते हैं। मगर इनके जाविये से बात करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इनके एतराज़ात हैं, आप इसरार करते हैं कि उन्हीं को कंटिन्यू करना है और अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू करना है। 26वीं आईनी तरमीमा बीच में ले, अगर आप इनके जाविये लगाया तो इनका बड़ा फेवरेट था। नहीं, मैं मेरा बैचमेट है, मैं उसको जानता हूँ। इनकी हुकूमत में एक से एक टॉप पोस्टिंग थी, उसकी एक्सटेंशन के लिए खतूत लिखे गए थे, ठीक है ना जी। और अगली बात भी करता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, हम भी उनसे खुश नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पीछे रहे हैं ना, इनसे सबसे ये बेहतर हूँ। एक ना छोटी सी बात, इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर हमेशा सवालिया निशान के साथ आए हैं। एक इलेक्शन जो बाय इलेक्शन हुए, एक बाय इलेक्शन PTI के दौर में हुआ, उसके ऊपर बड़े चर्चे हुए, वो खुला, वो क्या हुआ? सो अगर आप अपने दौर में कोशिश के बावजूद फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, वो आपके खिलाफ बात जाती है, तो आप देख लीजिए पूरे मुल्क का इलेक्शन कैसे होना है। और फिर तलत एक और बात भी है, जहाँ पे हुकूमतें सूबाई अपनी जगह बैठी हैं, मेरी सिंध की गवर्नमेंट है, उनके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। कौन कहता है कि वहाँ पे इलेक्शन चीट किया गया है? लेकिन पंजाब के बारे में कहते हैं। नहीं, मेरा मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात, मेरा सवाल ये नहीं है जी, सिंध की सवाल है। सिंध में जितनी सीटें हमारी हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अपनी बैठी हुई है, कोई इल्ज़ाम भी उस पर नहीं है। क्यों उस गवर्नमेंट को तोड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। और उसकी मौजूदगी में क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन हो? और वैसे इसी आर्गुमेंट को केपी को नहीं तोड़ेंगे। अब वही मेरा आर्गुमेंट था, आप केपी को भी फिर छोड़ देंगे? देखिए, जब इलेक्शन होगा तो फ्रेश इलेक्शन होगा ओवरऑल, जिससे अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, इलेक्शन की बात करते हैं ना, आज अगर आप मैंडेट हमारा हैदराबाद और कराची का वापस रख दें ना, तो इनकी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम बनता है। बात है, चीज़ें बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। जहाँ तक इस इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, देखिए हम खराबी नहीं कह रहे, हमारी खराबी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़ा मल्टीपल टाइम पिन पॉइंट किया है, सिंबल की जजमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, तहरीक इंसाफ बगैर निशान के लड़ी, ठीक है, उसका नज़ला किस पे गिरना चाहिए था, वो आज तक उसका तयन नहीं हुआ। फिर रिजर्व सीट्स का फैसला जिस तरह से उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। अब आप इलेक्शन के नताइज पे आ जाए ना, जजेस ने कहा है आप कह रहे हैं कि नताइज की मौजूदगी में ये निज़ाम नहीं चल सकता, और आपने ये भी फरमा दिया कि केपी समेत आप मामलात को तय कर दें। वो कहते हैं कि ख्वाहिशात के इजहार में ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, कभी कभी पूरी भी हो जाती हैं। ये ना हो कि आपको इंतखाब मिल जाए तो केपी भी हाथ से चला जाए। देखिए, एक पर्सनल आपकी और मेरी जीत या हार का सवाल नहीं, इस वक्त मुल्क की बका का सवाल है। देखिए, हम क्या हो रहा है, चैलेंजेस को रियलाइज ही नहीं कर रहे। देखिए, हम आंख बंद करके बड़े रहे, हम देखें, हम खाली एड पे बैठे हुए हैं, हमारा खाली तकिया है कि सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे आ जाएंगे। जब प्रॉब्लम्स इतने अक्यूट हो जाए, आपको देखें वहाँ इस वक्त गजा में थोड़ी बहुत ही जो है ना कुछ अप्स एंड डाउन शुरू हो जाए, क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आएगा? सऊदी फरमा रवा को आप ड्राइविंग करके इधर उधर फिराते रहते होते थे, तो आपने कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए थे? ये रियासती निज़ाम ऐसे ही है ना। 6% की ग्रोथ रेट हम ही छोड़ के गए थे ना, 6% की। उसके बाद आज किधर खड़े हैं? आज आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक फेयर कंपैरिजन कर लें, ठीक है। मैं ये पिछले हफ्ते का ही देख के मेरे तो सर में दर्द हो गई कि देखिए हमारा कॉटन की क्या सूरत हाल है। इस वक्त 500 जिनिंग पूरे पाकिस्तान में है, जो टेक्सटाइल को हम बोस्ट करते हैं। अफगानिस्तान ने पिछले 1-1.5 साल में 120 जिनिंग मिल ऑपरेशनल कर ली है। देखिए कितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है। हमारा पोटेंशियल किधर है, उस मुल्क का किधर है, हम किधर जो है ना क्रॉस रोड्स पे फंस गए हैं, हमें निकालने वाला कोई नहीं। क्योंकि बीच में आके आप इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि और इंस्टेबिलिटी। इलेक्शन इसलिए बना रहे हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट बने। देखिए, इलेक्शन को जिस जाविये से भी देखेंगे इसमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, और उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि ये अब उस तरह से हल होने वाली नहीं है। तो अब थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें कि 2 साल के अंदर बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन इमरान खान का कोई हतमी हल हमें नज़र नहीं आया। हम इस चीज़ को टेबल के ऊपर रख लेते हैं ना जी। मुकदमात भी उनके ऊपर आए, फिर उसके बाद
एहतजाज भी हुए, उसके अंदर पाकिस्तानियों की जानें भी गईं, रियासत के वसाइल उसके अंदर इस्तेमाल हुए, दहशतगर्दी अरूज पर है। अब हालत ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो कहते हैं कि दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं हवाला दिया, एक बॉर्डर की साइड है, इंडिया की कश्मीर के हवाले से दूसरी बॉर्डर की साइड है, अफ़गानिस्तान की तीसरी बॉर्डर की साइड है। सो ये हालात ऐसे हैं कि हमें अंदर खाने कुछ ना कुछ तो कंसेंसस बनाना होगा ना जी, कि नहीं बनाना? तलत कंसेंसस नहीं बना करते। जो सियासी निज़ाम होता है हिंदुस्तान के अंदर कंसेंसस है? नो। कौन सा कंसेंसस? बात यह है कि असूलों के मुताबिक गवर्नमेंट चलानी। जो इशू है वो ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। ये बिगाड़ है बहुत दहाइयों का, और बिगड़ते बिगड़ते ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ मुतालबा कर देने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है, पिछले इंतखाब में ये इंतखाब जो हुआ उसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। चलो अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हुकूमत ने नीयत का अच्छा इजहार नहीं किया, इन्होंने रिटायर्ड जजेस को लगा दिया। हाल आप बेशुमार ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस लगाते हैं, कोई ये प्रेसिडेंट ही है कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस लगेंगे। अगर वो ट्रिब्यूनल्स वो रुके किस तरह थे? वो पीटीआई के एतराज़ किया था, ठीक। अच्छा, अगर वो ट्रिब्यूनल्स को चलने देते और वो ट्रिब्यूनल इनके तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक एतराज़ वो गलत फैसले कर देते, तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी थी ना, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी थी ना, तो आज तक वहाँ पहुँच के किसी तरफ लग गए होते। 26वीं आईनी तरमीम से पहले लग गए होते। सो मेरा सिंपल ये है, तो और आखिरी गुजारिश है, अपने पाँव पे बड़ी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। दूसरी गुजारिश है कि गैर मुल्की इमदाद, तलत अभी हमें बहुत अरसे तक जो भी हुकूमत आए, ये तल्ख बात है, पता नहीं मेरी बात को किस तरह इंटरप्रेट किया, कितनी गालियाँ पड़ेंगी मुझे ये बात कहते हुए, सुनते हुए मेरी बात। गैर मुल्की इमदाद आपने बहुत अरसे तक लेनी है, ठीक, इसलिए कि इतने कर्जे आप पे हैं, इतनी ख़राब आदतें इस कौम की हैं, और हम सिर्फ नारे लगाते हैं। हमारे दौर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को कोशिश की, हमने एग्रीकल्चर को बेहतर करने की। अगर मैं वो मिसालें देना शुरू करूँ मैं आसमान पे ले जाऊँगा। इनके दौर में 6% पे गया हमारा ग्रोथ रेट, कहाँ कहाँ गया? वो जनरल मुशर्रफ के दौर में पता है आपको, टेलीविज़न हमारे बनने शुरू हो गए, मोटरसाइकिल आ गई, चीज़ें आ गई, उनकी ग्रोथ को डाल के उन्होंने दिखा दिया। ओरिजिनली हमारा ग्रोथ रेट कभी भी 4% से ऊपर नहीं गया, 4.2 मैक्स। 4.2 मैक्स। सो सवाल ये है कि इसके साथ आप सस्टेन नहीं कर सकते। यहाँ बैठे मैं मिसालें दे सकता हूँ बहुत सारी, लेकिन आपने अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, जिस तरह पीटी अपने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बीबी शहीद ने सबक सीखा था ना, मारे खाई थी ना, उन्होंने माजी पाकिस्तान का पढ़ा था ना, वो मियाँ साहब के पास चल के गई थी आइडिया लेके, मियाँ साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, फिर उसके ऊपर बाकी जमातों को इकट्ठा किया, और अल्टीमेटली और अपनी जान देने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत तश्कील पा गई जिस पे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत कुछ काम किया। वो काम आज भी आपको हज़म नहीं होता, आज भी बहुत सारी जगहों पे उसके मसाइल हैं। सो सवाल ये है कि उससे चीज़ें आगे चली थी ना, आज भी एक यही रास्ता की ज़रूरत है। अगर आप उसको अपने लफ्ज़ों में मुका कह के इतना उसको बदनाम करने की कोशिश की, आज अपने लफ्ज़ों का शिकार हुए बैठे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस के इकट्ठे बैठ के वे फॉरवर्ड डिज़ाइन किए बगैर कोई रास्ता नहीं। वैसे मौजूदा हालात में आप निज़ाम को आगे चला लेंगे? चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। सस्टेनेबल है, ये वायबल है? देखिए, एहतजाज, एतराज़, रोज़ाना की डिबेट, बक चक मेरा थीसिस, धमकियाँ, कैंपेन्स। मेरा थीसिस ये है कि जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन होकर आगे बढ़ रहा था उसको बर्बाद करने के लिए इमरान खान का प्रोजेक्ट लाया गया था, वो अब डिसमेंटल हो रहा है। 20 साल बनाने में लगाया था, 2 साल उसके लिए कम है। अगर आप खुल के बात करने हैं तो ठीक है, उसने सिस्टम की चूल्हे हिला दिए हैं। दूसरी बात, क्या इलेक्शन हो भी जाता है, खान साहब मान लेंगे उसको? खान साहब की पूरी हिस्ट्री है ना, मुस्तकबिल तो मुझे नहीं पता, शेख रशीद साहब को पता होगा। खान साहब तो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, वो हमें सियासी कुव्वत नहीं मानते, मैं मोदी से बदतर समझते हैं, तालिबान से बदतर समझते हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान की हिम्मत है, अच्छा गज़ाई की शराफत है, और हमारा पीपल पार्टी का बड़ा दिल है कि हम इनके पास बैठे हुए हैं। यकीन करें जो ज़बान इन्होंने हमारे बारे में इस्तेमाल की है, लेकिन इनको बैठना पड़ेगा। अभी भी बेहतर है वहाँ ख़त लिखने की बजाय सरदारी को ख़त लिखें। ये मेरी बात सुन लें किबला थोड़ा सा, मैं सरदारी साहब ख़त लिखें, वो बड़ा एल्डर सियासतदान है, मुझे भी उससे इख्तलाफ है, वो बात करेगा, मियाँ नवाज शरीफ से मिलने वो बात करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं मानना कि उसकी वजह है ये बाइनरी सिस्टम में। खान साहब कहते हैं मैं हूँ तो सब बनना नहीं है,
मैं हलाल बाकी सब हराम, मैं जमहूरी बाकी सारे ख़राब, मैं ईमानदार का, ये टोटल माइंड सेट है हिटलर और मुसोलिनी का। इससे जब तक ये नहीं निकलेंगे कख भी नहीं होना। अपने पाँव में कुल्हाड़ियाँ मारते जाएंगे, हमें भी ज़ख्मी करते चले जाएंगे, मुल्क यहाँ खड़ा रहेगा। मुल्क अब चल पड़ा है, पहले से बेहतर है और ये चलेगा। और बात करते हैं, सुने सऊदी अरब की गालियाँ तो कैबिनेट में ये निकालते थे, जो दुल्लुक था वो बर्बाद। चीन का इधर आया था, इधर सामने सदर, मैं उस वफद में शामिल था, हम चल के गए थे मिन्नत करने के लिए, खुदा के लिए धरना ख़त्म कर दे, नहीं तो यहाँ से उठा के G9 ले जाएं, सदर चीन आ जाए। शाह महमूद मेरे दोस्त ने खड़े होकर गालियाँ निकाली और इन चीन जैसे मुल्क ने मुराद फैज़ को वीज़ा दिया 5 साल 4 साल। यार क्या बातें करते हैं। तुर्की को आपने नाराज़ किया, मलेशिया को आपने नाराज़ किया, पूरी ईरान में खड़े होकर आपने कहा कि जी हमारे बदमाश आके तुम्हारी टेररिस्ट करते हैं। आपने तो सत्यानाश कर दिया मुल्क का। अब अगर कोई थोड़ी बेहतरी हो रही है, भाई बुखारी साहब हमें बोलने दें, हमने इस समय गालियां सुनी है आपसे, हमने गालियां सुनी है, मैं हंस के बात कर रहा हूं। बात यह है कि अगर कुछ हम मिलजुल के इसको आगे ले जा रहे हैं, आज भी ये सियासी कुव्वत बन जाए, हम दोनों को सियासी कुव्वत मान लें, हम इनको मानने पर तैयार हैं। अगर हमें ये गालियां निकालते, ये निकालते रहें, फिर हम भी बैठे हैं। अच्छा, देखिए बड़ी अच्छी बात की एवोल्यूशन का अमल होता है। देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, अगर इवॉल्व करके एक बेहतर तरफ मामला चला जाता तो समझ आती। इलेक्शन मुल्क में ख़राब होते, ख़राब से ख़राब तर चले जाएं तो ये परेशान कौन बात है। एवोल्यूशन तो ये है ना कि बंदर से इंसान बन जाए। इन्होंने निज़ाम को बंदर बन रहा था ना, फिर बीच में से दोबारा 2018 में बंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया ना। फॉर्म 47 क्या हुआ है, देखें 2024 में उसका बतंगड़ बन गया। नहीं देखें ना, जिसकी चूलें हिली हैं वो उससे पूछे ना। असल जो निज़ाम जिसकी तो हवाला दे रहे हैं वो निज़ाम की चूलें नहीं, नवाज शरीफ की चूलें हिली हुई हैं। वो देखें ओवरऑल जेल बैठे हुए हैं, 12वां खिलाड़ी बना दिया इमरान खान ने, इससे ज्यादा और क्या करे। चीफ मिनिस्टर उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर उनके पास है। देखें इस तरह इमरान खान जेल में से 17 सीटों से बनने से क्या आपका कद बड़ा हो जाता है? देखें इन चीज़ों से नहीं बड़ा होता। ओवरऑल आपने देखें सिस्टम के साथ क्या जुल्म किया है। देखें आप कशकोल की बातें कर रहे हैं, आज हमने कायरा साहब कहते हैं नहीं छोड़ सकते। भाई क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या कभी आपने एवेल्यूएट किया कि खाली चागी से आपका खाम माल कि चाइनीज़ कितने अरब डॉलर का मुल्क से बाहर ले गए? आपके साहिल समंदर से $2 बिलियन की तो खाली सालाना मछली चोरी हो जाती है, उसका हिसाब नहीं है। भाई रोकनी क्या? देखें निज़ाम किसके पास है? ओवरऑल आप ये तो फैसला कर रहे हैं, तीसरी मर्तबा हुकूमत है तो वहां पे आपने कौन सी रियासत बनाई है? जबरदस्त बात नहीं, ओवरऑल सिस्टम को वापस लाना है। आप मुझे बता दें कि आप इनको, अगर आप इनका सियासी वजूद तस्लीम नहीं करते तो वो आपका मुतालबा क्यों तस्लीम करें? बुनियादी सी बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए ना इनको। हमारा मुतालबा बेशक ना तस्लीम करे। देखें इनकी एक अलग आइडियोलॉजी है, हमारी अलग आइडियोलॉजी। इनकी आइडियोलॉजी आप उनको मानते नहीं हैं, आप तो कहते हैं कि मानने की बात लोग मानना है, वजन के मुताबिक मानना है ना। एक 17 सीटों वाले को हम किस तरह से वजीर आजम मान ले? बात है आज फॉर्म 47 रख दें नवाज शरीफ के ख्वाजा आसिफ के, ठीक है हम इनका केस मान लेंगे। बात है इस चीज़ पे ये फैसला कर ले ना, उस चीज़ पे कर नहीं सकते। बात है उस 2013 में भी किस तरह से जीते ख्वाजा आसिफ साहब, 18 में भी किस तरह से जीते, 24 में भी आप फैसला बैरिस्टर साहब इस तरह आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा लेकिन सजा तवील मिल जाएगी। देखिए सजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर आप मामले को सुलझाना है तो देखिए मुका की तो सियासत नहीं है ना। अगर हमारी इनकी तरह सियासत होती कि जी पावर शेयरिंग करनी है फिर तो चीज़ डिसाइड हो जाती टेबल। इस वक्त निज़ाम की बका की लड़ाई है। जो किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को बचाना है तो सबने अपना प्रॉपर रोल प्ले। जेयूआई काबिल कबूल है, पीपल्स पार्टी पीएमएल काबिल कबूल नहीं। देखें ऑपोजिशन की सियासत और तरह होती है। देखें ऑपोजिशन बाय डिफॉल्ट बैठी हुई है एक टेबल पे, वो किसके खिलाफ है? ऑपोजिशन नेचुरली गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। हर किसी की आइडियोलॉजी तो अपनी है, अपनी आइडियोलॉजी तो किसी ने अबेंडन नहीं की ना। फायर जरा बिल्कुल एक मिनट में आपने मुझे पीटीआई हुकूमत में आती है, एमकेएम जो सबसे बड़ी मुखालिफ है उनको साथ बिठाते हैं। उस वक्त आप अपोजिशन में नहीं थे, जिनके खिलाफ ये मुकदमे की फाइल लेके लंदन गए थे, थद्दा लेके गए थे। इसको छोड़ दीजिए बस, इतना ही, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि 2013 में सीओडी के तहत 2008 से 13 तक हमसे 18 तक मियां नवाज शरीफ, सीओडी के तहत कुछ चीज़ें चली, निज़ाम बेहतर होना शुरू हुआ। हमने गैर सियासी कुव्वतों का अमल दखल कम करने की कोशिश की। ये 18 में कौन था जो प्रोजेक्ट के तौर पर आया और हमारे सारे किए किराए को पानी फेर के आप हुकूमत में आ बैठे? क्या उस वक्त आरटीएस बंद नहीं किया गया था? उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा। हम आज भी कहते हैं हमारे दौर में जब इलेक्शन हुए थे तब भी मिसाली नहीं थे, अब भी मिसाली नहीं है, किसी के दौर में मिसाली नहीं हुए। सिर्फ इतनी गुजारिश है, दूधो नहाया कोई नहीं है, हम सबसे गलतियां हुई हैं, हम सब इंसान हैं,
हम सब, आप भी हम में शामिल हैं, मीडिया वालों से बड़ी गलतियां हुई हैं, तबाहियां फेरी हैं आपने भी, अदालतों ने भी, बाकियों ने भी, हमने भी। काम सिर्फ एक है, अगर मुल्क को जमहूरियत के तहत चलाना है तो जमहूरियत मशावरत का नाम है। आपको मेरी हैसियत या मेरा मैंडेट और मुझे आपका मैंडेट तस्लीम करना होगा। ये नहीं हो सकता, यानी आपकी आला मिसाल जो हुकूमत की है, या आला जो आपने गवर्नेंस की मिसाल कायम की, फेडरल गवर्नमेंट में 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक काम नहीं बता सकते खारजा दाखिला किसी माज पे। और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ बुजदार की शक्ल में आपने आला हुक्मरानी की मिसाल कायम की, वहाँ महमूद खान के तौर पे की। तो हम क्या करें? अगर हम कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आइए, कोई बात नहीं, नई जमात थी, नई क़यादत थी, तजर्बा नहीं था, कोई बात नहीं, ओके, आइए बैठ के हम अपनी जो, वैसे तो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आप वो नहीं हैं जिसके बारे में वो शायर ने कहा था ना कि कितने शीरी हैं तेरे लब, गालियां खा के बेमजा ना हुए। हम बेमजा हुए, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं ये बैठ के बात करते हैं। बैठेंगे इस चीज के लिए कि मुल्क में निजाम बेहतर करना है, ना कि इसलिए बैठे कि तुम रख लो पंजाब, हम रख लेंगे। 2018 वाला निजाम आपने चलाना है, तालिबान का निज़ाम चलाना है, या इस निज़ाम को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है? तो बेटर करने का तरीका मुशावरत होगी। सर मैं कहता हूं बेटर करने का तरीका यह है कि आप बैठिए, जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने के लिए आइए मशावरत कीजिए। हमने की थी, हम भी बड़े लड़े थे, हम भी एक दूसरे को, हम भी कहते थे टांग दूंगा तुझे फलां चौक में। आपने दरिया को कूजे में बंद करना है, बहुत बड़ा दरिया है, बह रहा है। जी, मैं पहली बात तो ये है कि केपी के पंजाब का मुकाबला कर लें। ये चोरी की बात करें, 70-80 अरब रुपए की चोरी केपी में हो जाती है, ये फेडरल गवर्नमेंट को भी नहीं पकड़ने देते। ये तो ये गवर्नेंस की सूरत हाल है। बाकी रह गई ये सूरत हाल, हम तो कहते हैं शेयर करते हैं, इन्होंने पूरा उनके हवाले किया हुआ था। ये सामने पार्लियामान है ना, तब न लियाकत चलाते था। इमरान खान आज बैठ कहते चीफ इलेक्शन मैंने तो नहीं लगाया था, वो तो बाजवा ने कहा था। फलां सेक्रेटरी, वो तो मुझे बाजवा ने कहा था। फलां सेक्रेटरी, मुझे तो बाजवा ने कहा था। खुद खान साहब कहते हैं कि जब बजट पास होना होता था, आपको पता है, इनको भी पता है, नंबर कौन पूरे करता था? खान साहब ने तो मुकम्मल निजाम हर मिनिस्ट्री में, उनके सामने खड़ा कौन हुआ? रोकना नहीं आप, हर मिनिस्ट्री में बंदे बैठे हुए थे यार, इन्होंने तो हाशिया दी हुई थी। चलो हम तो कुछ तो लिए बैठे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, फिर फाशिज्म छोड़ें, जमहूरी सोच बनाएं और मुझे शरीर गिलाए हमारी लीडरशिप से। इन कहे बगैर जब तक हमें मुज़ाकरात क्यों करते हैं? इनको कहना चाहिए पीपल पार्टी, पीएमएल हम आपको मानते हैं, फिर हम बात करें। खड़े आप इतने हैं कि डायलॉग के लिए हमेशा ओपनली कहा कि डायलॉग उधर करेंगे, खत भी वही लिखते हैं, और वो कहते हैं उधर जाओ। और उस खत में उन्होंने लिखा कि तुमने कुछ नहीं किया, सब शहबाज शरीफ कर रहा है, हमें माफ कर दो यार। वो जो पढ़े सारा सब पढ़ा यार, आई हैव टू लीव इट देयर। वो जो आपने कहा कि नंबर कौन पूरे करता था, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर जो है वो बगैर नंबर की गाड़ी पूरी करती थी। लेट मी टेक अ ब्रेक। हमारी बार मीटिंग आइए नाज़रीन, आपको कराची लिए चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया। हमें याद है कि आप पहली मरतबा जब पिछले दिनों हमारे पास आए अपनी नई पार्टी बनाने के बाद, तो मईशत के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया और उसके अंदर आपने इन्फ्लेशन का बिलखुसूस ज़िक्र किया, आपने शरह सूद का ज़िक्र किया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शरह सूद भी बहुत नीचे आ गई है, मज़ीद नीचे आने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट एक रेंज बाउंड है, स्टेबल आपको नज़र आ रही है। करेंसी को थोड़े से झटके लगे लेकिन वो भी अंडर कंट्रोल है, और इन्फ्लेशन इज़ रियली हिस्टोरिकली लो। तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। आर यू हैप्पी विद दिस या नहीं? दीज आर ऑल पॉजिटिव इंडिकेटर्स। मईशत के अंदर आप जैसे जानते हैं तरत भाई के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें से कुछ कभी ऐसा तो नहीं होता कि सारे अच्छे हो जाएं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप किस पे फोकस करें। आपने जो 4 इंडिकेटर्स बताए हैं वो चारों जो हैं वो मुस्बत तरीके पे चल रहे हैं। ऐसे मैं आपको 4 इंडिकेटर्स और बता सकता हूं जो मनफी तरीके से चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर शरह नमू जो है वो हमारी सिर्फ 0.9% से बढ़ी है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 2.4% से बढ़ रही है। तो पहले क्वार्टर में हुकूमत के शुमारियात के मुताबिक हर पाकिस्तानी औसतन जो है वो 1.5% गरीब हो गया। पिछले 3 साल में हमारी मईशत जो है वो 1.7% से बढ़ रही है, जबकि आबादी 2.4% से बढ़ रही है। लिहाजा हर पाकिस्तानी जो है वो 0.7% से गरीब हो रहा है। तो क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है और अब भी इन्फ्लेशन कम है लेकिन महंगाई अब भी बढ़ रही है, तो चीज़ें और मज़ीद दस्तरस से निकल रही हैं गरीब लोगों के।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है पाकिस्तान में, 38% भी हमने इन्फ्लेशन देखा है PDM की हुकूमत में, तो और उस वक्त मैं नहीं था वज़ीर ख़जाना बाय द वे, तो 38% भी हमने देखा और पिछले साल 24% भी इन्फ्लेशन था। तो जाहिर है कि पिछले साल, तो मतलब ये है कि पिछले साल जो था वो अगर कोई 160 रुपए की दाल थी तो वो 200 की हो गई है। अब जो है वो इस बार एक्सपेक्ट कर रही है हुकूमत कि 10% इन्फ्लेशन होगा तो 200 की दाल 220 की हो जाएगी। सस्ती कोई चीज़ नहीं हुई है और बल्कि मज़ीद लोगों की पहुँच से निकल रही है। तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। मजमूई तौर पर मैं देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे हैं, जो 9 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ 50 लाख हो गए हैं, 40% पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे है, क्योंकि 80 लाख से आबादी बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हैं और क्योंकि हुकूमत ने कोई भी कदम नहीं उठाया है मईशत को बेहतर करने के लिए, तो मैं हुकूमत को बड़ा अच्छा ग्रेड नहीं दूंगा। जो इन्फ्लेशन कम हुआ है वो तो दुनिया भर में तेल की कीमत कम होने से पाकिस्तान में कम हुई है, उसकी वजह है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते और आपके पास ये इशारे होते तो क्या आप ये आर्गूमेंट ना करते कि ये साल जो है ये स्टेबिलिटी के साल हैं, मुश्किल साल हैं, हमने IMF का मुआहदा भी इम्प्लीमेंट करना है, रिफॉर्म भी करना है, तो मुश्किल साल गुजर जाएंगे और निस्बतन बेहतरी आ जाएगी? या आपका आर्गूमेंट होता कि इसके बावजूद कि हमारे पास ये इशारे मौजूद हैं, मैं यही देखूंगा कि हालात हमारे ख़राब होंगे? आप किस तरफ प्रोजेक्ट करते मुस्तकबिल को? देखिए, एक वज़ीर ख़जाना तो हैं, वो उनको उनकी दूंगा। मैं तो एक अपोजिशन का सियासतदान हूँ, तो मैं वो बात कर लेता हूँ आपके सामने जो थोड़ी सी मईशत को बात समझता है, जिसने हुकूमत में भी वही बात करी है जो कि अपोजिशन में बात कर रहा है। और मैं ये बात मानता हूँ कि जब हुकूमत ये कह रही है कि आप कमर कस लें, हुकूमत ये कह रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर हम 38.5% टैक्स लेंगे, हुकूमत जब ये कह रही है कि हम कंपनी से 61% टैक्स लेंगे, हुकूमत जब ये कह रही है कि हम पाकिस्तान में बिजली और गैस की निर्ख खित्ते में सबसे महंगी बेचेंगे, हम पल्ला ममालिक से सबसे महंगी बेचेंगे, तो फिर हुकूमत को इस बात का जवाब ज़रूर देना होगा कि आपने अपने MNAs और MPAs को, पंजाब में MPAs को 450% और वफाक में 300% तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? हुकूमत जब ये कह रही है कि हम अखराजात कम करेंगे तो फिर आपने क्यों 22% जारी अखराजात बढ़ाए? हुकूमत जब ये कह रही है कि हम अखराजात कम करेंगे तो फिर 65% PSDP के एक्सपेंसेस क्यों बढ़ाए? आपने 700 अरब रुपए MNAs और MPAs के अखराजात में क्यों रखे गए हैं, जिस पे आपको भी पता है तलत भाई कि क्या होता है जिसके। मैं ये सवाल भी मैं समझता हूँ कि पूछने ज़रूरी हैं। हुकूमत बिल्कुल अपनी बात करती है और उसका हक है बात करने का, लेकिन फिर इन जवाब जो सवालात मैंने पूछे हैं उसके भी जवाब होने ज़रूरी हैं कि अगर आप लोगों से कमर कसने का कह रहे हैं तो फिर आपने क्या किया है। अच्छा, IMF का रिव्यू भी आ रहा है इन तमाम मामलात के पेश नज़र। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि IMF के रिव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन होंगी, जिसके अंदर ज़ाहिर है आपने बेल्ट टाइटनिंग की बात की तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहे होंगे, वो जो गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ हैं उनकी फ्यूचर की भी बात कर रहे होंगे, वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे होंगे, वो सब्सिडीज़ की बात कर रहे होंगे और बहुत सारी और चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि रिव्यू के अंदर क्या ये चैलेंजेस आ सकते हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया? देखिए, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि रिव्यू इंशाअल्लाह ताला खुश उसलूबी से हो जाएगा तो पाकिस्तान को ये परेशानी नहीं होगी IMF की तरफ से। ये तो एक एज अ पाकिस्तानी मेरी ऑब्वियसली दुआ है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो हुकूमत ने वादा की हैं और शहबाज शरीफ साहब जो करने में नाकाम रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लेंगे, लेकिन उस पर कोई कवानीन के 2 जगहों पे पास हुए हैं लेकिन उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। उसके साथ इन्होंने कहा था कि कुछ अखराजात हम वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र कर देंगे, स्पेशली बिस्प के अखराजात। एक कही थी फेडरल फिस्कल पैक्ट बनाने का, नेशनल फिस्कल पैक्ट, वो नहीं बना। उन्होंने कहा था कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं किए। उन्होंने कहा था कुछ वजारतें हम सूबे पे डिवॉल्व कर देंगे, वो नहीं की। इन्होंने कहा था कुछ वजारतें हम बंद कर देंगे, वो नहीं की। तो जो इन्होंने स्ट्रक्चरल काम कहे थे जो रिफॉर्म्स करने के IMF को, उस पर से कोई वादा नहीं पूरा किया। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमसे अपना व्यू शेयर किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।